या हिंदू धर्म से जुड़ी हुई चीजें। अब यहाँ के बारे में कुछ लोग बोलते हैं दुर्गा के बारे में कि यही दुर्वासा ऋषि भी रहा करते। बुरा को हाँ, यही पास में एक रिवुलेट है बुरहा, जिसको हम लोग बोलते हैं। दुर्वासा ऋषि के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि ये तो एक बहुत पौराणिक मतलब आख्या है, और वो महाकाव्य युगीन बात है, जो बुद्ध से भी पहले की बात है। अब इसकी पुरातात्विक सच्चाई कैसे प्रमाणित होगी? जब तक अनुसंधान नहीं होगा तब तक तो ये सब चीजें प्रमाणित होगी नहीं। क्या संभावनाएं हैं इसको लेकर पर्यटक के दृष्टिकोण से, या फिर कैसे इसको बढ़ावा दिया जा सकता है? या फिर जिन छात्रों को लेकर या जिन शोधार्थियों का एक लालसा होता है कि मैं भी स्थल पर जाऊँ, निरीक्षण कर देखूँ, ताकि आने वाले पीढ़ियों को कुछ बेहतर दे सके, तो इसके लिए कैसे कुछ किया जा सकता है? यह गौतम बुद्ध का क्षेत्र है, यहाँ भगवान गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऐसे में बहुत सारे प्रश्न यह उठ रहे हैं वर्तमान दौर में कि यह क्षेत्र बौद्ध का होते हुए भी अगर इनके सराउंडिंग चारों ओर देखा जाए तो वर्तमान में हिंदू धर्म अवलंबी पाया जाता है। सर, क्या इसका इतिहास रहा है, चाहे वह बौद्ध महाविहार का हो या फिर दूसरे का? नमस्कार, मैं रविरंजन नीले और आप देख रहे हैं एडीआर मीडिया। देखिए, आज हमारे बीच उपस्थित हैं मगध विश्वविद्यालय एंशिएंट विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर शंकर सर। इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर जिस मगध विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं और जहाँ पर यह क्षेत्र पड़ता है, यह गौतम बुद्ध का क्षेत्र है। यहाँ भगवान गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ऐसे में बहुत सारे प्रश्न यह उठ रहे हैं वर्तमान दौर में कि यह क्षेत्र बौद्ध का होते हुए भी अगर इनके सराउंडिंग चारों ओर देखा जाए तो वर्तमान में हिंदू धर्म अवलंबी पाया जाता है। सर, क्या इसका इतिहास रहा है, चाहे वह बौद्ध महाविहार का हो या फिर दूसरे का? के जो पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं, जिसमें बौद्ध के भी मिलते हैं, हिंदू के भी मिलते हैं और जैन के भी मिलते हैं। अब बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो यह एक जो है ना न्यूक्लियस केंद्र बन गया। इसके ही धुरी में पूरा बौद्ध धर्म और जो बौद्ध की परंपरा है वो यहीं से चारों तरफ यहीं पनपी और मतलब फैलती रही। और जहाँ तक रही बात ऐतिहासिक कालखंड में बौद्ध धर्म की, तो आप देखते हैं कि देखिए, हम लोग तो पुरातत्वविद हैं, तो हम लोग पुरातात्विक जो वस्तुएं हैं, अवशेष हैं, उसके आधार पर चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। तो आप देखेंगे कि मगध के क्षेत्र में बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो अवशेष हैं वो आपको सबसे ज़्यादा सम्राट अशोक के काल से ही मिलना प्रारंभ हो जाता है, और वो लगातार आपको मिलता है कि 12वीं शताब्दी तक आते आते कई जगह आपको देखते हैं कि अब धीरे धीरे अवसान की स्थिति में वो आ जाता है। मतलब पीक पॉइंट इसका मौर्य साम्राज्य? नहीं, पीक पॉइंट मौर्य साम्राज्य नहीं, हम ऐसे नहीं कह सकते हैं। इस धार्मिक उसमें संप्रदाय के बारे में जितने लोग फॉलोअर हैं, इस चीज़ को भी हम लोग जैसे साहित्यों में जो वर्णन मिलता है, आपको बहुत जगह पुरातात्विक धरोहर भी बिखरे पड़े मिलते हैं, तो इससे पता चलता है कि जो इसकी परंपराएं थी वो किन किन स्थलों पर ज़्यादा प्रचलन में थी। अब जैसे आप मगध में नालंदा की बात करें, तो नालंदा बहुत बड़ा केंद्र था, क्योंकि वो सिर्फ बौद्ध धर्म का नहीं था, वहाँ पर विभिन्न दर्शनों का भी आपका पढ़ाई होता था। तो इसी प्रकार से कई स्थल जो है ना वो उभर गए, और इसके पीछे कारण ये रहा कि जो महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्रों से, जो मान लीजिए कि कोई बहुत बड़े बौद्ध भिक्षु जो बहुत विद्वान थे, उनका क्या था कि सारे धार्मिक परंपराएं हैं उसको प्रचार प्रसार करना है, इसमें धम्म को प्रचार प्रसार करना है, फिर संघ बनाया गया। तो इसी प्रकार से जो महत्वपूर्ण शिक्षक हुए या जो महत्वपूर्ण बौद्ध भिक्षु हुए, वो जहाँ तहाँ जा करके और अपने मठ की स्थापना किए, जिसको हम लोग मोनेस्ट्री बोलते हैं, विहार बोलते हैं। इसमें किसी खास विचारधारा का प्रचलन होता रहा,
और कई स्थलों पर आप सुनते होंगे कि यहाँ पर महायान की परंपरा है, यहाँ पर वज्रयान की परंपरा है, कहीं तंत्रयान की है, कहीं मूल स्थिरवादिन भी है जो भगवान बुद्ध के मूल विचारों में विश्वास रखते थे जो समूह। तो जिस प्रकार के विचारधाराएं जिस केंद्र में स्थापित हुई उससे ही मिलते जुलते पुरातात्विक अवशेष भी प्राप्त होते हैं। जैसे आप चले जाएंगे मगध से बाहर थोड़ा आप चले जाएं, जैसे विक्रमशिला का नाम सुना होगा। भागलपुर। हाँ, भागलपुर में विक्रमशिला में भी एक बहुत बड़ा महाविहार मिला। वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो पुरातात्विक अवशेष जो हैं उसका जो संकेत है वो ज़्यादातर आपको वज्रयान, तंत्रयान, यहाँ तक कि लामाइज्म भी बौद्ध धर्म में आया जो बाद में फिर तिब्बत में पूरा हिमालय में शिफ्ट हो गया। तो इसी प्रकार से कई क्षेत्रों में मगध में केंद्र रहे थे प्राचीन कालखंड में, लेकिन उसका पुरातात्विक जो रहस्य है उसको लेकर के बहुत अध्ययन नहीं हुआ। जैसे अभी हम लोग यहाँ दुब्बा में अध्ययन कर रहे हैं, तो दुब्बा में भी इसी प्रकार का कोई केंद्र रहा होगा यहाँ पर, क्योंकि आप जहाँ भी दुब्बा के ग्राम में जाते हैं यह तक पूरा विस्तीर्ण आप पाते हैं। स्तूप मिलता है, आपको बौद्ध धर्म से जुड़ी मूर्तियाँ मिलते हैं, साथ साथ हिंदू धर्म से भी जुड़ी मूर्तियाँ हैं मिलेंगे आपको। शिव का शिवलिंग भी है वहाँ शैव धर्म से जुड़ा हुआ, फिर उसके बाद विष्णु प्रतिमा भी है, सूर्य प्रतिमा भी है। तो किसी कालखंड में बौद्ध और हिंदू का एक ही साथ भी चल रहा था इसमें। तो हम लोग को ये सारे अवशेष विभिन्न स्थलों पर देखने को मिलते हैं। अब इन अवशेषों को जब तक पुरातात्विक अध्ययन नहीं होगा हमारी जो समकालिक पीढ़ियां हैं वो इसको नहीं समझ पाएगी। तो फिर ये क्या होते हैं, बहुत जगह तो संरक्षित स्थल है नहीं जी। आप भी जान रहे हैं कि बिहार में हजारों की संख्या में पूरा स्थल, लेकिन कितने उसमें संरक्षित स्थल हैं, बहुत कम। मगध की बात कर रहे हैं हम लोग, केंद्र बिंदु में हमसे बहुत महाविहार। तो कई के भी आपने जो नाम लिया, तो क्या संभावनाएं हैं इसको लेकर पर्यटक के दृष्टिकोण से, या फिर कैसे इसको बढ़ावा दिया जा सकता है, या फिर जिन छात्रों को लेकर या जिन शोधार्थियों का एक लालसा होता है कि मैं भी स्थल पर जाऊँ, निरीक्षण कर देखूँ, ताकि आने वाले पीढ़ियों को कुछ बेहतर दे सके, तो इसके लिए कैसे कुछ किया जा सकता है? आपके लिए क्या विचार है? पर्यटन की संभावना तो हम अपने इतिहास और संस्कृति में ढूंढते हैं, और भारत के पर्यटन की अगर बात करते हैं तो वो खास करके बाहरी दुनिया के जो लोग हैं वो यहाँ की संस्कृति और इतिहास ही देखने आते हैं। और मगध तो विपुलताओं से भरा हुआ है, तो मगध में बहुत बड़ी संभावना है पर्यटन की, और मगध के क्षेत्र में पर्यटक आते भी हैं। खास करके आप देखेंगे कि जैसे बहुत सारे यहाँ धार्मिक पर्यटक आते हैं, मतलब जो जिन्हें श्रद्धालु हम लोग कहते हैं, तो विभिन्न प्रकार की यहाँ जो धार्मिक मतलब रिचुअल्स हैं, जो परंपराएं हैं, तो उसको वो निर्वाह करने के लिए आते हैं। अब यहीं गया जी की बात करते हैं तो यहाँ पिंडदान के लिए हिंदू संवर्ग के जो लोग हैं वो देश और विदेश से पूरा यहाँ आते हैं। और यहीं पर गया जी के पास में ही आपको बोध गया अवस्थित है, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो जितने भी बौद्ध धर्मावलंबी हैं, न सिर्फ भारत की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे दुनिया के, वो सारे भी इसी क्षेत्र में आते हैं। तो आस पास के बौद्ध धर्म से जुड़े और भी अगर कोई महत्वपूर्ण केंद्र था प्राचीन कालखंड का, तो उसको अगर सही रूप से ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्वरूप को अगर हम रेखांकित करेंगे तो पर्यटक स्वाभाविक रूप से आकर्षित होंगे कि अच्छा ये भी स्थल बुद्ध से जुड़ा हुआ था, या फिर बुद्ध के और भी महत्वपूर्ण जो उनके अनुयायी या उनके शिष्य थे उनसे जुड़ा था, या फिर बौद्ध धर्म के बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े भिक्षु हुए जिनसे जुड़ा होगा। अब यहीं पास में आप एक नाम सुनते हैं, गुनेरी। हाँ, तो गुनेरी में कुछ लोगों का मानना है कि एक बहुत बड़ा बौद्ध विद्वान थे जिनको नाम था गुणमती। हाँ, तो उन्होंने वहाँ पर एक
बौद्ध अध्ययन एंड केंद्र बना। हाँ उसका केंद्र बनाया था, ऐसा लोगों का मानना है। किंवदंतियां हैं। हाँ इस तरीके की बात है, उसी के नाम से गुनेरी पड़ा, ऐसा लोगों का मानना है। तो अगर मगध के क्षेत्र के विभिन्न जो पुरातात्विक स्थल हैं बुद्ध के कहानियों से जुड़े हुए एंड बुद्ध के अगर महत्वपूर्ण शिष्य या फिर मान लीजिए बौद्ध धर्म की और भी महत्वपूर्ण कोई बौद्ध भिक्षुक से जुड़े हुए कहानियां हैं, तो इनका सही अगर अनुसंधान होगा तो स्वाभाविक रूप से वहाँ पर बौद्ध श्रद्धालु हैं वो आएंगे, या हिंदू धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें। अब यहाँ के बारे में कुछ लोग बोलते हैं दुर्बा के बारे में कि यही दुर्वासा ऋषि भी रहा करते थे। बूढ़ा पर। हाँ यही पास में एक रिवुलेट है भूरहा जिसको हम लोग बोलते हैं। दुर्वासा ऋषि के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि ये तो एक बहुत पौराणिक मतलब आख्या है और वो महाकाव्य युगीन बात है जो बुद्ध से भी पहले की बात है। अब इसकी पुरातात्विक सच्चाई कैसे प्रमाणित होगी? जब तक अनुसंधान नहीं होगा तब तक तो ये सब चीज़ें प्रमाणित होगी नहीं। तो हम लोग चाहते हैं कि विद्यार्थी हमारे जो हैं खास करके जो पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर अनुसंधान करना चाह रहे हैं, पीएचडी कर रहे हों या फिर मान लीजिए व्यक्तिगत रूप से रिसर्च कर रहे हों, कोई खास मतलब प्रोजेक्ट पर कर रहे हों, तो वो विभिन्न पुरातात्विक स्थलों को भी समझें, तभी वो सही तरीके से इन चीज़ों को कर पाएंगे। तो पुरातत्व में पर्यटन तो बहुत बड़ी संभावना है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद।